पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ब्लड टेरिटरी के नए इलाके में आ चुका था जहां पर उन्होंने नई अपनी बस्ती बनाई है। वहां पर आने के बाद वांग ने एक लॉर्ड की आइडेंटिटी चुरा ली थी, जिस वजह से वो सारी चीज जान पाता है कि असल में वो लॉर्ड के पास जो मेमोरी है उसके अंदर उसने क्या क्या स्टोर करके रखा है। उन्हीं मेमोरी के अंदर से उसे एक टेक्निक के बारे में भी पता चला था जिसकी मदद से वो किसी भी बर्फ की बनाई हुई स्कल्पचर के ऊपर जान डाल सकता है। वांग ने वहां पर उस टेक्निक को सीखने की कोशिश की थी जिससे वो आसानी के साथ सीख भी जाता है, और अब उसके ब्रेक थ्रू करने का टाइम भी आ चुका था, तो इसलिए वो वहां से जाओ कंट्री जाने के लिए निकल जाता है ताकि वहां जाने के बाद वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने अपना टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट कर लिया था और वो उसके बीच में आकर खड़ा हो गया होता है। वहां आने के बाद वो कह रहा था कि करीब 40,000 माइल्स दूर है यहाँ से जाओ कंट्री। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता। आगे बढ़ते हुए उसे एक पुराना घर दिखाई दिया था। वांग जैसे अंदर आकर देखता है उसे पता चलता है ये कोई घर तो नहीं बल्कि ये तो एक टेंपल है, लेकिन टेंपल के अंदर तो कोई है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि टेंपल पूरी तरह से वीरान बना हो। तभी उसे वहां पर कुछ और लोग भी आते हुए दिखाई देते हैं जो सभी यहाँ पर आराम करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि बाहर का मौसम खराब हो रहा है तो ये सभी यहीं पर आराम करने के लिए आए हुए हैं। वांग भी यहीं पर रुकने के लिए आ चुका था ताकि जब मौसम सही हो जाएगा तो वो यहाँ से अपने जाओ कंट्री जाने के लिए निकल जाएगा। लेकिन वो टेंपल के अंदर एंट्री मारता उससे पहले उसे वहां पर सामने से एक बंदा आते हुए दिखाई देता है जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग लग रही थी। उस बंदे ने जैसे यहाँ पर वांग को देखा था वो समझ गया था कि वांग कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक कल्टीवेटर है। वांग भी इस चीज से हैरान रह जाता है कि अरे इस बंदे ने तो मुझे पहली बार देखते साथ ये पहचान लिया कि मैं कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक कल्टीवेटर हूँ। वो वहां पर उस बंदे की आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है, कहीं ये कोई मेरे लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन वो चेक ही नहीं कर पा रहा था कि असल में ये बंदा है कौन, न ही वो उसकी कल्टीवेशन के बारे में जान पा रहा था। वो बंदा वहां पर वांग से कहता है कि अरे देखो लड़के, तुम्हें ना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आया हूँ। क्या तुम यहीं से गुजर रहे थे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। जिस पर वांग कहता है कि हाँ मैं यहाँ से गुजर तो रहा था लेकिन मेरा कोई नाम नहीं है, मैं नया आया हूँ इस जगह पर, तो यहाँ से सीधा अपने सफर पे जा रहा था। लेकिन उस बंदे के कहने पर वांग यहाँ पर एक नकली नाम उसे बता देता है। वो बंदा वहां पर वांग से कह रहा था कि देखो कितना अच्छा मौसम है, बारिश वगैरह हो रही है, बारिश में तो ऐसे आसमान को देखते हुए बातें करने को तो मजा ही कुछ और होता है। वो बंदा वहां पर वांग से कह रहा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन ना बहुत अच्छी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हाल फिलहाल में ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने वाले होगे, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। वहां पर जो पहले आए हुए बंदे थे वो लोग उस बंदे से कह रहे थे कि अरे तू तो पागल है, ये क्या कल्टीवेशन लगा रखा है, आखिर ये होता क्या है, हमें तो नहीं पता कि ये कल्टीवेशन क्या होता है, लगता है तेरा दिमाग फिर गया। उस बंदे को गुस्सा आ जाता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि हम यहाँ पर दो बड़े लोग आपस में बातें कर रहे हैं ना कि कल्टीवेशन क्या होता है, तो तुम लोग अपना दिमाग बंद करके रखो, तुम लोगों ने कल्टीवेशन नहीं करी तभी इसके बारे में नहीं जानते हो। वो बंदे भी हैरान के लगता है क्योंकि बुढ़ाऊ पगला गया, ये कैसे अनाप शनाप बातें बक रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बंदा जो था वो यहाँ पर लाइफ, डेथ, कल्टीवेशन, इमोर्टैलिटी इसी तरह की चीजों की बातें कर रहा था। उन लोगों को तो समझ नहीं आता, लेकिन वो बंदा वांग से कहता है कि तुम्हें समझ में आया कि मैंने यहाँ पर क्या कहा? जिस पर वांग कहता है उतना कुछ खास तो नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ आपकी बातों से लगा कि आपकी बातों में दम जरूर होगा, आप कुछ सही कह रहे होगे। वो बंदा कह रहा था कि आजकल की जनरेशन ना कई लोग कल्टीवेशन पे उतना ध्यान भी नहीं देते, इस वजह से लोगों को कल्टीवेशन के बारे में उतनी सारी चीजें पता भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो आगे का फ्यूचर कितना ज्यादा खराब हो सकता है। वो बंदा बिल्कुल थोड़ा पागल जैसा लग रहा था, बात बात पे वो कुछ भूल जाता तो बात बात पे वो जोर जोर से हंसने लग जाता। कोई भी उसे पहली नजर में देखेगा तो साफ साफ कह देगा कि ये बंदा तो पागल है। वो बंदा वांग से कहता है कि हाँ मैं अभी तुम्हें क्या बता रहा था, तुम मुझे बताओगे? मैं भी तुमसे कुछ कहने वाला था ना, लगता है मैं भूल गया कि क्या कहने वाला था। वहां पर मौजूद जो लोग थे वो लोग वांग से कह रहे थे कि अरे तू चला जाए यहाँ से, ये ना तेरा दिमाग खा जाएगा, ये एकदम पागल आदमी है, तो इससे दूर ही रह तू। वो बंदा जो था वहां पर वांग को बता रहा था कि तुम जरा बारिश को देख रहे हो ना, ये आसमान से गिरती है तो उसकी मतलब की एक नई लाइफ होती है आसमान में, जो गिरने वाली बारिश की बूंदे हैं उसकी, और जब वो जमीन पे आती है तो वो खत्म हो जाती है, यानी कि उनकी डेथ हो गई। इसी तरह से ये लाइफ और डेथ का जो सर्कल है चलता रहता है। उसकी बातें थोड़ी बेकार तो लग रही थी, लेकिन वांग को उसकी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ रही थी कि ये कुछ ना कुछ तो लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में जानता होगा। वो बंदा बार बार भूल तो जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से वांग को जो भी बात कहता वो पॉइंट टू पॉइंट कहता। वो वापस से दूसरी मिसाल देकर कहता है कि तुम सामने जो जलती हुई आग देख रहे हो ना, उसे तुम लाइफ पकड़ सकते हो, और जब आग बुझ जाएगी तो उसे तुम डेथ पकड़ सकते हो। इस तरह से तुम समझोगे कि तुम बहुत अच्छी तरह से लाइफ और डेथ के इस कंसेप्ट को समझ सकते हो। लेकिन फिर से वो भूल जाता है कि अरे मैं तुम्हें अभी क्या बता रहा था, मैं भूल गया, मैं तो तुम्हारा नाम भी भूल गया, तुम कौन हो? वहां पर मौजूद बंदे उस बंदे से कहते कि अबे यार तू अभी तो उसको बता रहा था ना कि लाइफ और डेथ क्या होता है, जरा अच्छे से बता ताकि हम लोग भी समझ जाएं। वो बंदा कहता है कि जब से मैंने अपना ना ये आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीखा तब से मेरी मेमोरी एकदम बेकार हो गई है, मैं एकदम हर चीजों को भूल जाता हूँ, जो बात करता रहता हूँ, बात करते करते चीजों को भूल जाता हूँ मैं। वांग यहाँ पर उस बंदे से पूछता है कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आपने जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीखा है वो किस तरह का है, आप मुझे उसके बारे में दिखाएंगे? जिस पर
पर वो जो बंदा था वो यहाँ पर वांग को मना नहीं करता, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपना वाला आर्टिस्टिक कंसेप्शन वांग को एक्सपीरियंस कराने लगता है। जैसे कि ओल्ड मैन ने वहां पर वांग को उस सेट में लेके गया था जहां पर एल्डर लोग उसे अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन दिखा रहे थे, उसी तरह से ये ओल्ड मैन भी अब वांग को अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन दिखा रहा था। वांग बिल्कुल मानो अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया हो, बिल्कुल अलग ही जगह थी यहाँ पर। वांग को समझ नहीं आता कि ये जो जगह है वो बड़ी मिस्टीरियस है, आखिर ये किस तरह का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है। वांग वहां पर उस बंदे से कहता है कि आपका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है ना वो ना ही एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही एकदम ज्यादा वीक है, एकदम मिड लेवल का है ये, जिसका मतलब ये है कि ये काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि यही आर्टिस्टिक कंसेप्शन आपकी मेमोरी को भुला देने का काम कर रहा है। वो बंदा बताता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन ही इस तरह का ही है, इसको सीखने के बाद से ही मेरी मेमोरी एकदम ज्यादा कमजोर हो गई। वो बंदा वहां पर वांग को बता रहा था कि देखो ये आर्टिस्टिक कंसेप्शन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। पहला ये है कि तुम किसी दूसरे का आर्टिस्टिक कंसेप्शन चुरा लो और जिस तरह से उसने मेहनत करके रखी है ना उसी तरीके को अपना लो, इसकी मदद से तुम बहुत जल्दी आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीख जाओगे। लेकिन दूसरा वाला जो तरीका होता है ना वो मुश्किल होता है, उसमें तुम्हें खुद की अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी पड़ती है हेवन की, और उसके बाद एक खुद का नया आर्टिस्टिक कंसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है, जो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम वो कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा, उससे भी ज्यादा फायदेमंद जितना कि तुम किसी दूसरे का कॉपी करोगे। इस दुनिया में अभी तक के बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने खुद की दम से हेवन की अंडरस्टैंडिंग हासिल की और अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाया, वरना ज्यादातर लोग तो दूसरे का ही कॉपी किया कर लेते। वांग ये सारी बात सुनकर एकदम ज्यादा अंदर से थोड़ा खुश भी हो रहा था, क्योंकि वो उन्हीं इंसान में आता है जिसने खुद की अंडरस्टैंडिंग हासिल की, उसने इतने ज्यादा सालों तक के मॉडल की तरह जिंदगी गुजारी और लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को सीखने की कोशिश की। इस वजह से उसने किसी दूसरे का कॉपी नहीं किया और अपना खुद के अंडरस्टैंडिंग से अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना उसने सीखा। वो बंदा वांग से कहता है कि मैं ना तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छा वाला फ्यूचर देख पा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। इसके बाद वो ओल्ड मैन यहाँ पर वापस से वांग को लाइफ और डेथ के बारे में अच्छे से समझा रहा था, क्योंकि ओल्ड मैन समझ चुका था कि वांग ने खुद का अपने मन से आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाना सीखा है और उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन लाइफ और डेथ का है। वो थोड़ी पानी की बूंदों को उठाता और उससे कहता कि जब तक पानी तुम्हारे हाथ में है वो उसकी लाइफ है, और जब हाथ से वो पानी नीचे गिरकर खत्म हो जाए या फिर वो हवा बनकर उड़ जाए तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे तुम्हें समझना होगा। इस टेम्पल के अंदर तुम्हें जो मूर्तियां दिखाई दे रही है वो मूर्तियां कभी पहले किसी इंसान की हुआ करती थी। जब वो इंसान जिंदा था तो वो उसकी लाइफ थी, और आज मरने के बाद जब वो मूर्ति में बदल चुका है तो ये उसकी डेथ है। वांग उसकी हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, जिस वजह से वांग की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन को लेकर वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को और अच्छे से समझने लग गया था। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो वांग से कहता है कि अगर तुम समझ गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हो तो वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। और इतना कहने के बाद वो बंदा वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद जब वांग यहाँ पर अपनी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के बाद उसे एक्टिवेट करता है तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ये इस बार पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से बन पाई थी, क्योंकि वांग ने अब पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। वो बहुत ज्यादा खुश था कि आखिरकार मेरी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफी ज्यादा अच्छे से हो चुकी है। इसके बाद वांग वहां से जाओ कंट्री में जाने के लिए निकल चुका था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और बारिश बंद हो गई थी। वो सबसे पहले उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने काफी टाइम पहले एक बार पहाड़ के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन किया था, और कल्टीवेशन करने के दौरान उसने ब्रेक थ्रू किया था। ये जगह जाओ कंट्री में उसके लिए सबसे बेस्ट थी कल्टीवेशन करने के लिए, तो वो यहीं पर आया होता है ताकि यहाँ पर आने के बाद वो दोबारा से अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल है उससे ब्रेक थ्रू कर सके। जिसके बाद वांग वहां पर उस गुफा के अंदर चले जाता है, और अंदर आने के बाद उसने अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब बिल्कुल वो एकदम आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका था अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। कल्टीवेशन करने के दौरान यहाँ पर वांग कह रहा था कि मुझे सबसे पहले अपनी जो ओरिजिनल बॉडी है ना उसको अपनी क्लोन बॉडी से अलग करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी क्लोन बॉडी ने यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट को सीखा है, जबकि ओरिजिनल बॉडी अभी तक के नेट से 100 लेवल पे ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, सबसे पहले दोनों को अलग करना होगा, उसके बाद ही ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसके बाद वांग वहां पर अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लोन बॉडी और अपनी ओरिजिनल बॉडी को अलग करने लग गया था, ताकि वो यहाँ पर अपना गोल अचीव कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करने का। वांग यहाँ पर कहता है कि अगर मैं यहाँ पर पहले वाला टाइम होता तो मेरी जो क्लोन बॉडी है वो उतने ज्यादा टाइम तक के जिंदा नहीं रह पाती, लेकिन अब मेरी क्लोन बॉडी का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अब यहाँ पर खत्म नहीं होगी, इसलिए मुझे अपने दोनों कल्टीवेशन मेथड को अलग करना पड़ेगा, मेरी क्लोन बॉडी के लिए अलग कल्टीवेशन और मेरी ओरिजिनल बॉडी के लिए अलग कल्टीवेशन। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरी जो क्लोन बॉडी है वो नॉर्मल तरह के कल्टीवेशन में जाएगी जो कि हेवन की अंडरस्टैंडिंग वाली है, और जो मेरी ओरिजिनल बॉडी है वो एंशिएंट गॉड के कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करेगी, वो उस तरह के कल्टीवेशन से आगे बढ़ेगी और मेरी क्लोन बॉडी इस तरह से आगे बढ़ने वाली है। इसके बाद वांग की जो पहले
पहले क्लोन बॉडी थी वो सबसे पहले यहाँ पर अपनी ओरिजिनल बॉडी की मदद करती है ताकि वो जो एंशिएंट गॉड वाली कल्टीवेशन है वो उसको अच्छे से पूरा कर सके, क्योंकि उसके कल्टीवेशन में बिल्कुल अलग तरह के लेवल आते हैं और जो वांग ने यहाँ पर नेटसन सोल लेवल या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पे जा रहा है उसके लिए अलग मेथड और अलग लेवल होते हैं। तो पहले यहाँ पर वांग की जो क्लोन बॉडी थी वो ओरिजिनल की मदद कर रही थी ताकि वो वहां पर पहले अपना एंशिएंट गॉड वाला कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट कर सके, जिस वजह से ओरिजिनल बॉडी को वहां पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन फिर भी क्लोन बॉडी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रही थी ताकि वो उसका ब्रेक थ्रू करवा सके। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि उसने ब्रेक थ्रू किया या नहीं किया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।